हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है आज की क्लास में। ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग पिछली दो क्लास से आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, रिलेटेड सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हम शुरू करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास, ये क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, cognitive development means growth of a child's ability to think, reason, understand and solve problems। यानी cognitive development क्या होता है कि कोई बच्चा किसी चीज को किस तरीके से सोचता है, उसके बारे में उसके क्या समझता है, उसके पीछे उसका क्या रीजन देता है, क्या तर्क देता है और किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। जब इस चीज का बच्चे के अंदर विकास हो जाता है तो हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास हो चुका है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है। यानी बौद्धिक विकास का अर्थ होता है बच्चे की सोचने, तर्क करने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास होना ही क्या कहलाता है, बौद्धिक विकास का होना। इसके अंतर्गत मेमोरी आते हैं। इस सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर रखना, सिर्फ याद रखना है। मेमोरी आता है इसके अंदर, अटेंशन आता है, परसेप्शन आता है, जिसको हम हिंदी में अनुभूति कहते हैं, और नेक्स्ट इमेजिनेशन आता है यानी कल्पना, किसी चीज के बारे में बच्चा क्या सोचता है। लैंग्वेज एंड रीजनिंग यानी भाषा और उसका तर्क। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ऐसे कि इन चारों में तीन दे देगा, कोई एक अलग डिफरेंट दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें से आपको जो नहीं आएगा उसको टिक करना है। तो यही होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जीन पैकेट क्या कहता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जीन पैकेट कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव यानी कर्मिक, लगातार, रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन है इसका, मेंटल प्रोसेस का, एज ए रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल एक्सपेरिमेंट्स। यानी जीन पैकेट कहता है कि बौद्धिक विकास जो है वो एक जैविक परिपक्वता और पर्यावरणीय अनुभव के कारण मानसिक क्रियाओं का क्या है, पुनर्गठन है। डेवलपमेंट क्या है, बौद्धिक विकास जैविक परिपक्वता और पर्यावरणीय अनुभव के कारण मानसिक प्रक्रियाओं का क्या है, रिऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन है। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट पूछ लेता है जीन पैकेट के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। आज कुछ की कंसेप्ट है पैकेट का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्कीमा है यानी एक जो मेंटल फ्रेमवर्क होता है हमारे माइंड का, किसी चीज को दुनिया एतबार से समझने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यानी मेंटली क्या होता है कि हमारा जो ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है, इसका यूज क्या करने के लिए किया जाता है, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है हमारे माइंड का। और उसका जो फ्रेमवर्क होता है उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। यानी दुनिया को समझने के लिए दिमाग की बनाई गई संरचना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। दूसरा, एसिमिलेशन यानी फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। किसी नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। यानी कोई बच्चा मान ले एक चार पैर वाले किसी कुत्ते को देख लिया, चार पैर वाले जानवर को, कुत्ते को देख लिया, तो उसने क्या कह रहा है कि ये क्या है, कुत्ता है। फिर वो दूसरे चार पैर वाले जानवर यानी एक गाय को देख लेता है, तो उसको भी वो क्या होता है, बड़ा सा कुत्ता कहने लगता है, क्योंकि उसको पता होता है उसके स्कीमा में फिट रहता है, उसके योजना या स्कीमा में फिट रहता है क्या, कि चार पैर वाला कुत्ता ही होता है। लेकिन जब वो गाय को देखने लगता है, क्योंकि गाय के भी चार पैर होते हैं, तो उसे वो क्या करने लगता है, बड़ा सा कुत्ता कहने लगता है। फिर जब उसे पता चलता है कि ये बड़ा कुत्ता नहीं है, हर चार पैर वाला कुत्ता ही नहीं होता है, तो फिर ये इस नई जानकारी को अपने स्कीमा में क्या करता है, फिट करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। यानी चाइल्ड कॉल्स अ काउ अ बिग डॉग, मतलब एक गाय को बच्चा क्या कहने लगता है, बड़ा सा कुत्ता कहने लगता है। तो इस चीज की जब उसको जानकारी मिलती है कि हर चार पैर वाले कुत्ता ही नहीं होते, तो न्यू इन्फॉर्मेशन को फिर अपने वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या करता है, फिट कर लेता है। इसी को हम लोग एसिमिलेशन या फिर अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन किसको कहते हैं, चेंजिंग स्कीमा, अपने स्कीमा को चेंज करना फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, ये क्या कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है। यानी पुराने स्कीमा में जो बदलाव करना होता है उसको हम लोग अकोमोडेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में आवाज कहते हैं। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, बैलेंस, बैलेंसिंग एस्टिमुलेशन प्लस एकोमोडेशन। जब वो न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर मॉडिफाई कर लेता है, एड कर लेता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जिसको हम लोग बैलेंस भी कहते हैं। सीखने के लिए संतुलन अपने आप को बना लेता है। नेक्स्ट इज मैच्योरेशन, जिसको हम लोग परिपक्वता कहते हैं। ये क्या होता है कि बायोलॉजिकली
रेडीनेस होता है किसका, किसी चीज को सीखने के लिए, जब बायोलॉजिकली रेडीनेस हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं, सीखने की जैविक तैयारी। नेक्स्ट, मेन स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या क्या स्टेजेस होते हैं मेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टैगेट के अनुसार फर्स्ट होता है सेंसरी मोटर स्टेज, तो हम लोग संवेदी गतिशील अवस्था भी कहते हैं। सेकंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। एंड लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी गतिशील अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूरी संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ठोस संक्रियात्मक अवस्था, एंड लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं हम लोग। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज को हम लोग संवेदनशील गति अवस्था कहते हैं। इसका एज क्या होता है, जीरो से, बच्चा जब जन्म होता है 0 से 2 साल को सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आता है। इसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं, चाइल्ड लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड मूवमेंट्स। सेंसेस की होकर जिसको हम लोग इंद्रियां कहते हैं, हिंदी में इसको इंद्रिया कहते हैं। तो हमारे कितने ऑर्गन्स होते हैं, सेंस 5 होते हैं। बच्चा अपनी इंद्रियों से और क्या करते हैं, गतियों के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट, डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट सीन। एक्चुअली इस स्टेज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, कोई एक बच्चा है, जब वो इस स्टेज के इनिशियली में रहता है तो क्या होता है कि उसको अगर कोई एक टॉय है, टॉय को उसके सामने से अगर हाइड कर दिया जाता है तो उसको लगता है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इसी स्टेज के जब लास्ट में आता है इसी बच्चा को, तब उसका हाइड करने के बावजूद भी उसको ये एहसास होने लगता है कि ये हाइड होने के बाद भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट, begins टू कोऑर्डिनेट आई एंड हैंड मूवमेंट। जैसे हम लोग पिछली क्लास में आपको बताए थे, हाई आई एंड हैंड मूवमेंट, यानी बच्चा इस स्टेज में क्या होता है, इनिशियली होता है कि वो खाता है तो अपना हाथ को सही मुंह तक नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन कुछ इस स्टेज में जब वो इसका डेवलपमेंट हो जाता है कि वो अपने बिना आंख बंद करके भी अपने हैंड और आई का कोऑर्डिनेट कर सकता है। यानी वो उसको इतना ऐसा हो जाता है कि हम अपने हाथ को अपने सही मुंह तक खाने के लिए पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल, ए बेबी सर्चेस फॉर अ टॉय हिडन अंडर ए ब्लैंकेट। यानी बच्चा इस स्टेज में ये डेवलप हो जाता है कि अगर उसके सामने कुछ टॉयज रखे हुए हैं, उसको अगर हाइड कर दिया है तब भी वो अगर ब्लैंकेट रखा है तो उसके नीचे खोजने वो लग जाते हैं। यानी इसी को कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट इज रेफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी प्रवृत्ति क्रियाएं। लर्निंग स्टार्ट्स विद ऑटोमेटिक मूवमेंट्स, यानी सकिंग, ग्रास्पिंग। इस स्टेज में बच्चे क्या कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली उसको कोई बताता नहीं है फिर भी वो अपने उंगलियों को चूसना स्टार्ट कर देता है, ग्रास्पिंग स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, ये सारे आप पॉइंट वाइज इसको आपको याद रखना है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इस स्टेज में बच्चे के पास एक गोल होता है। जैसे क्या होता है, उसका 2 ऑब्जेक्ट रहेगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट को पाने के लिए पहले वाले ऑब्जेक्ट को चाहे पुश करेगा, इसके हेल्प से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के पास वो पहुंचने की कोशिश करेगा, तो वो उसका क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट उसका गोल हो गया। यानी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। बेबी स्टार्ट्स एक्टिंग विद पर्पस, उसका गोल होता है, कुछ भी पर्पस होता है। जैसे क्या होता है कि पुशेज अ टॉय, एक किसी एक टॉय को वो पुश करता है टू गेट अंडर द दूसरे टॉय को लेने के लिए। नेक्स्ट, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इस स्टेज में बच्चे के पास क्या होता है, काफी गलती करते हैं तो गलती करके ही सीखते हैं। द इन्फेंट रिपीट्स एक्शंस, किसी एक्शन को बार बार करते हैं, ब्रिंग प्लीजर एंड सक्सेस, और उस चीज में उसको सक्सेस मिल जाती है। नेक्स्ट इज बिगिनिंग ऑफ इमिटेशन, यानी बच्चे इस स्टेज में वो नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चे को अगर कुछ फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं उसके सामने, उसको फेस से चिराते हैं तो आपको सेम चिराने लग जाते हैं, वो सेम उसी तरह फेस करने लग जाते हैं। यानी कॉपीज फेशियल एक्शन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को क्या करने लगता है, कॉपी करने लग जाता है। कुछ उस तरह का साउंड निकालता है, अजीब तरीके से साउंड निकालते हैं उसके सामने, तो वो भी उस साउंड निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन मेमोरी, यानी स्मरण की पहचान। रिमेंबर्स आर फैमिलियर फेसेस, वॉइसेस एंड रूटीन्स, वो अपने फैमिली के वॉइसेस को, उनके रूटीन्स को और उसके फेसेस को पहचानने लग जाता है। यानी अगर किसी बच्चे को आप लेते हैं, आप अगर अननोन है उसके लिए, तो बच्चा आपके पास आके रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वही बच्चा रोते रहते, फिर जब उसकी मम्मी या उसके कुछ फैमिली मेंबर आ जाते हैं तो उसके पास जाते ही वो बच्चा चुप होने लग जाता है। इट मीन्स बच्चा अपने फैमिली के मेंबर्स को पहचानने लग जाते हैं, उनकी आवाज से पहचानने लग जाते हैं। अगर उसकी मम्मी कहीं और है, उसकी अगर आवाज भी उसको मिल जाती है, उसको पता चल जाता है कि मेरी मम्मी आ रही है, यानी मेरी फैमिली के कोई मेंबर आ रहे हैं। वो अपने फैमिली के रूटीन्स को भी
समझने लगते हैं कि मेरे फैमिली में ऐसा-ऐसा होता है रूटीन्स में। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स यानी आदतों का बनना, आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। सिंपल हैबिट्स लाइक थंब सकिंग, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इसका हैबिट होता है थंब सकिंग और क्लैपिंग डेवलप्स में बच्चे उस स्टेज में ताली बजाना भी सीख जाते हैं और अपने अंगूठों को सकिंग करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स, इस स्टेज में बच्चे कारण और परिणाम की संबंध की समझ हो जाता है थोड़ी बहुत। यानी चाइल्ड लर्न्स दैट प्रेसिंग अ बटन प्रोड्यूसेस अ साउंड और लाइट। जब एक बच्चे को अगर कोई एक बोर्ड है, इसमें अगर एक स्विच रखा हुआ है, इस स्विच को गलती से एक बार उसने दबा दिया और उसमें से देखा कि बल्ब ऑन हो गया, तो उसको लगता है कि इसके कारण यही है कि इस स्विच को अगर प्रेस करने से ही क्या होता है, लाइट ऑन हो जाता है। तो उस स्विच को वो बार बार प्रेस करने की कोशिश करेगा। अगर आपका ये बेल का स्विच है और उस बच्चे को पता चले ये स्विच को प्रेस करने से साउंड आती है, इस स्विच को बार बार प्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ काउज एंड इफेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसके सामने से तो कोई टॉयज होगा, उसको हाइड कर दिया गया, तो उस ब्लैंकेट के अंदर या इस क्लोथ्स के अंदर वो उसको खोजने की कोशिश कर रहा है। फिर जब उसको मिल जाता है फिर उसके साथ वो खेलने लग जाता है। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु अस्थायित्व का गुण भी कहते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज हो गया। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या था, 0 to 2 years, इसका एज का क्या रहता है, 2 to 7 years। इसके कुछ की फीचर्स होते हैं जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट ग्रोस रैपिडली। इस स्टेज में बच्चे सबसे ज्यादा उसका डेवलपमेंट किसका होता है, लैंग्वेज का, और बहुत फास्ट होता है यानी रैपिडली, बहुत तेजी से भाषा का विकास बहुत तेज होता है। ईगो सेंट्रिक मतलब अहंकेंद्र, बच्चे को ईगो सेंट्रिक मतलब यही लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से यही सही है, बाकी जो दुनिया कर रहा है वो गलत है, जो मैं कर रहा हूँ बस यही सही है। अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो सामने वाले को आइसक्रीम पसंद है, बच्चे को ये लगने लगता है। चाइल्ड सीज दैट वर्ल्ड ओनली फ्रॉम देयर ओन पॉइंट, तो ये चलता है कि जो दुनिया है जो मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है, जो मुझे सही लगता है वो दुनिया को भी सही लगता है। एनिमल्स मतलब जीववाद, बच्चे को ये भी लगता है कि जो नॉन लिविंग थी उसके अंदर भी जान होती है। बिलीव दैट नॉन लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग्स, उसको ये लगने लगता है कि बच्चे के जो नॉन लिविंग है उसके अंदर की भी जान होती है, उसके अंदर की फीलिंग होती है। यानी माई डॉल इज क्राइंग, उसको लगता है कि अगर मेरे डॉल को गलती से अगर ऊपर से नीचे गिर गया तो उसको चोट लगेगी तो वो रोने लग जाएगा। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, बच्चे को अगर कहीं चोट लग जाती है, दरवाजे से या कहीं से भी चोट लग जाती है, तो उसके फैमिली मेंबर या उसके पेरेंट्स क्या करने लगते हैं, बच्चे को चुप कराने के लिए उस नॉन लिविंग को थप्पड़ मारते हैं या हाथ से ऐसे पीटने लगते हैं। तो बच्चा वहीं उसको देखने के बाद वो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। इट मीन्स बच्चा को लगता है कि ये भी क्या है, लिविंग है, और इसको भी चोट लगी, ये इसने मुझे चोट लगाया तो मेरे पेरेंट्स ने इसको भी मार दिया और इसको भी चोट लगी, तो उसके कारण बच्चा क्या होता है, चुप होने लग जाता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, चाइल्ड्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हेन शेप चेंजेस। तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लें कोई एक पोर्ट है, इसके अंदर 1 लीटर वाटर है, और इसी पोर्ट को अगर हम चेंज कर देते हैं, इसमें भी सेम 1 लीटर वाटर दे देते हैं, तो क्या है, 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है, तो बच्चे को इसमें ये लगने लगता है कि इसका शेप चेंज करने से इसमें क्वांटिटी भी चेंज होने लगता है। बच्चा को इस स्टेज में ये लगता है कि शेप के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज होता है, इसकी इतनी समझ नहीं होती है। यानी इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट सिंबॉलिक थॉट, बच्चे के अंदर क्या होता है, सिंबल का, इस स्टेज में सबसे ज्यादा सिंबल्स का यूज करता है, यानी सिंबॉलिक थॉट उसके अंदर आ जाती है, प्रतीकात्मक सोच। यूजेस ऑब्जेक्ट्स, जिससे बच्चे ऑब्जेक्ट्स ड्राइंग और वर्ड्स टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स, किसी चीज को देखने के लिए ज्यादातर वो क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करके किसी भी चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। स्टिक एज अ स्वॉर्ड, इसमें क्या होता है, कभी कभी आपने बच्चे को देखा होगा, कोई स्टिक ले लिया और उसके दोनों साइड पैर को लगाकर उसको ट्रेन बना के चलाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसमें क्या होता है, वो सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं उसके अंदर, उसको इमेजिन करने लगता है कि यही क्या है, तो वो यही मानने लगते हैं कि यही मेरा ट्रेन है। अगर कोई स्टिक ले लिया उसी को ट्रेन बना के खेलना स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज सेंट्रेशन, यानी केंद्रीयकरण, फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एंड इग्नोर्स अदर्स।
और बच्चे के सामने इस लेंथ का कोई है चीज रखा हुआ है और कोई इस लेंथ का है, साथ साथ उसका अगर हाइट भी है, तो बच्चा क्या करता है, इसका सिर्फ लेंथ को देखता है और इसको ब्रेथ को देखता है, मतलब उसको हाइट को देखना, मतलब सारे सारे एस्पेक्ट को नहीं देख पाता है। यानी ये इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रेशन, मतलब एक ही चीज पे वो ज्यादा, एक ही एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस करने लगता है और अदर्स को नेग्लेक्ट करने लगता है। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी प्रतिलोमता का अभाव। कैन नॉट मेंटली रिवर्स एक्शन, एग्जाम्पल डजंट सी दैट मेल्टेड आइस कैन बी फ्रीजेस। यानी इस स्टेज में बच्चे को यह लगता है, कोई मान लेते हैं कि यहाँ कोई यहाँ यहाँ आइस है, ये मेल्ट होके वाटर के फॉर्म में आ गया, तो बच्चे को ये नहीं पता कि इस वाटर को हम लोग फिर रिफ्रीज करके आइस बना सकते हैं। इस चीज की समझ बच्चे के अंदर इस स्टेज में नहीं होती है, यानी लैक ऑफ क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी। बच्चे को नहीं पता होता इस चीज में कि अगर आइस से अगर आइस मेल्ट होकर अगर वाटर बन गया है तो वाटर को फिर हम रिफ्रीज करके आइस बना सकते हैं, इसकी समझ बच्चे के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्टिव रीजनिंग, यानी स्थानांतरण का तर्क। लिंक्स टू अनरिलेटेड इवेंट्स आई, इसमें क्या होता है, बच्चे की दो अलग अलग इवेंट्स को लिंक करना सीख जाते हैं। किसी दिन उसने अगर क्लास नहीं गया तो उसको ऐसा लगने लगता है शायद मैं क्लास नहीं गया इसलिए शायद अगर बारिश होने लगी तो उसको ऐसा ही लगने लगता है या शायद मैंने क्लास नहीं गया इसलिए शायद बारिश हो रही है। मतलब दो अनरिलेटेड, मतलब कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे, और अलग अलग इवेंट्स को वो क्या करता है, रिलेटेड करने लग जाता है। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव थिंकिंग, जिसको हम लोग कहते हैं सहज बोधात्मक सोच। इनिटिव लर्निंग यानी बेसिस आंसर्स ऑन फीलिंग्स नॉट लॉजिक। और इस स्टेज में बच्चे जो क्या करते हैं, किसी भी चीज के जो आंसर देते हैं वो उसको जो लगता है बस उसी के हिसाब से वो आंसर दे देते हैं। उसको लगता है कि ये सही है तो सही आंसर देंगे, गलत है तो गलत आंसर। उसके पीछे क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को नहीं बता पाते हैं वो। यानी द सन गोज टू स्लीप एट नाइट, उसको ये लगता होगा जैसे हम सो रहे हैं तो सन भी रात को क्या सो रहा होगा। नेक्स्ट इज फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, यानी कल्पना शक्ति। प्रिटेंड प्ले एक्ट एज अ डॉक्टर एंड टीचर। फैंटेसी इमेजिनेशन मतलब जैसे आपको पता होगा, फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, प्रिटेंड प्ले एक्ट, आपने देखा होगा अपने घर में कि बच्चे क्या करते हैं, कभी वो डॉक्टर बन के आपसे डॉक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, डॉक्टर बन के आपके साथ खेलने लगेंगे। कभी वो टीचर बनेंगे, टीचर की तरह बिहेव करेंगे। यानी क्या होता है, वो आप उस तरह का एक्ट करने लगता है इस स्टेज में। फैंटेसियन इमेजिन, यानी कल्पना शक्ति की इमेजिन करता है। नेक्स्ट इगोसेंट्रिज्म, यानी अहम केंद्रिता। कैन नॉट सी अदर्स व्यू ऑफ पॉइंट एंड मॉम सीज व्हाट आई सी, उसको लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही मेरी मॉम को भी दिख रहा होगा। ये एगोसेंट्रिज्म आपको पिछला इसमें बता दिया, एगोसेंट्रिज्म। एंड मोरल रिलीजन, मतलब नैतिक यथार्थवाद। जजेस राइट और रॉन्ग ऑन बाय सीक्वेंस नॉट इंटेंशन, ब्रेकिंग मोर कप्स इज नॉट, यानी इसमें क्या होता है, उसको नैतिक यथार्थवाद का भी ये रहता है इस स्टेज में। जज वो राइट और रॉन्ग जो करता है किसके हिसाब से करता है, वो कंसिक्वेंसेस के हिसाब से करता है, राइट और रॉन्ग का जज। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया पहले, फिर मैं आपको इसको डिस्कस कर देता हूँ। इस स्टेज में तो क्या सेम पोर्ट है, सेम साइज या शेप का क्या है, पोर्ट है, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। अब क्या करता है, उस एक का शेप, इस एक का वाटर दूसरे शेप में इसको फिल कर देता है, पोर करता है। तब उसको अलग अलग दो हो जाता है तो उसको बच्चे को ये लगने लगता है इसमें अब शेप चेंज करने से इसका क्या क्वांटिटी भी चेंज हो गया, उसको ये लगने लगता है क्वांटिटी चेंजेस। बच्चे को इस स्टेज में यही लगने लगता है कि शेप चेंज होने से क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। सेंसरी पढ़ लिया मैंने, प्री ऑपरेशनल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इन दिस स्टेज विल डिस्कस अबाउट स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 7 to 11 ईयर्स। इस स्टेज में बच्चे कितने ईयर्स के होते हैं, 7 से 11 साल के होते हैं। और इसके कुछ की फीचर्स आपको मैं बता देता हूँ। लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस, इससे पहले के स्टेज में बच्चे क्या करते थे, लॉजिकली थिंकिंग नहीं करते थे, कुछ भी अपने मन से बिना लॉजिक के कुछ भी वो राइट रॉन्ग करते थे। लेकिन इस स्टेज के बाद बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं वो उसके अंदर लॉजिकल थिंक स्टार्ट हो जाता है। बट ओनली फॉर रियल कंक्रीट्स, यानी ओनली फॉर रियल, मतलब जो बच्चे को सामने दिखता है उसी में वो लॉजिक लगा सकता था। यानी अब्स्ट्रैक्ट के लिए वो लॉजिक नहीं लगा पाते थे, सिर्फ किसके लिए, रियल्स के लिए। बच्चा तर्कपूर्ण सोचता है लेकिन ठोस वस्तुओं के लिए, अब्स्ट्रैक्ट के लिए नहीं। कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट डेवलप, इससे पहले का कंजर्वेशन नहीं होता था, यानी उसको लगता था क्या कि
शेप चेंज करने से, किसी पॉट का शेप चेंज करने से उसके अमाउंट में भी चेंज, क्वांटिटी में भी चेंज हो जाता है, लेकिन वो इसमें डेवलप हो जाता है। अब इसमें वो लगता है कि शेप चेंज होने से भी क्वांटिटी चेंज होता है, या बच्चे के अंदर इसका डेवलपमेंट हो जाता है। और रिवर्सिबिलिटी, यानी उसको लगता था कि कोई चीज को अगर आइस से उसको वाटर में मेल्ट करके रिवाइज किया गया है, तो फिर उसको वाटर से आइस में रिफ्रीज करके किया जा सकता है, इसकी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। लेस इगोसेंट्रिक, उस पिछले वाले स्टेज के हिसाब से इसमें जो इगोसेंट्रिक वो थोड़ा कम हो जाता है, और मोर कोऑपरेटिव, वो ज्यादातर क्या होता है, वो दृष्टिकोण को समझना, दूसरे के दृष्टिकोण को समझना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझना स्टार्ट या शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन, सीरिएशन एंड कॉज इफेक्ट रिलेशन। मतलब इस सिस्टम में बच्चे क्या करते हैं, किसी भी उसको अगर आप 2 3 4 1 0 6, अगर ये सारे नंबर्स को आप उसको दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं इसको सीरीज में लगाओ, तो उसको चाहे वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो इस स्टेज में वो लगा सकता है। ठीक है, ये साथ। और दूसरा क्या है, क्लासिफिकेशन। आपने उसको बहुत सारे पेंसिल्स, पेन्स, इरेजर, इतने सारे, बहुत सारे पेंसिल, पेन, इरेजर को उसने आपको दे दिया, एक आप उसने एक बॉक्स के अंदर दिया, आप उसको कहेंगे इसके अंदर क्लासिफाई करो, तो क्या करेगा, सारे पेंसिल को एक जगह रखेगा, सारे पेन्स को एक जगह रखेगा, यानी इसके अंदर क्लासिफाई कर लेगा, मतलब वर्गीकरण कर लेगा, सारे इरेजर को अलग अलग रखेगा, यानी इसके अंदर क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन। इससे पहले कंजर्वेशन उसके अंदर नहीं आता था, कंजर्वेशन डेवलप नहीं होता था, कि अब वो उसके अंदर कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, वही जो मैंने आपको पॉट वाला एग्जांपल दिया। नेक्स्ट इज रिवर्सिबिलिटी। मैन कैन मेंटली अनडू एक्शन, अंडरस्टैंड बोथ डायरेक्शन एंड प्रोसेस, यानी रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट आ जाती है, मतलब आइस वाला जो मैं बताया। सीरिएशन, कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर, जो आपको मैंने एग्जांपल देके बताया, उसको किसी ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकता है, उसके साइज के हिसाब से, उसके लेंथ के बेसिस पे, उसके वेट के बेसिस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो सीरीज कर सकता है। क्लासिफिकेशन, मैंने आपको वर्गीकरण बताया कि कुछ पेंसिल, कुछ इरेजर, कुछ पेन्स को सारे एक जगह मिला कर रखते हैं, उसको हम लोग क्लासीफाई करने वाले, सारे चीज को वो अलग अलग कैटेगरी डिवाइस क्या करेगा, वो क्लासीफाई कर देगा। कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का ग्रुप कर सकता है बाय शेयर प्रॉपर्टीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब आपको उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल के सारे आपने नाम लिख दिए उसको एक पेज में, और उसने आपने कहा कि इस फ्रूट्स को एक साइड लिस्ट करो, इधर फ्रूट्स को करो और इधर वेजिटेबल्स को करो, तो वो क्या करने लगेगा, फिर इसको क्लासीफाई करने लगेगा। एक साइड क्या करेगा, फ्रूट्स के नाम को लिखेगा, एक साइड वो वेजिटेबल्स के नाम को लिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट डिसेंटेंस, यानी अपकेंद्रीयता। कंसिडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन। अब उसको ये लगता है कि किसी भी चीज को अगर देख रहे हैं, तो अगर मान ली वो देखता तो एक ही साइड देखता, किसी चीज के लेंथ पे ही वो डिपेंड रहता है, लेकिन अब वो इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट को देखने लगता है, मतलब किसी चीज के अगर एरिया ही निकालना है तो लेंथ भी उस पर डिपेंड करता है, ब्रेथ भी करता है, तो उसकी सारी लेंथ ब्रेथ सारी की समझ आने लगती है। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट लॉजिक। सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स बट ओनली विथ विजिबल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको कॉन्क्रीट लॉजिक के बारे में बता दिया कि उसके वो लॉजिक तो लगाना स्टार्ट करता है, बस किसके साथ, सिर्फ जो उसको दिखाई देता है, मतलब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स और ऑपरेशन, बच्चे के अंदर नंबर्स की समझ आ जाती है, वो नॉर्मल मैथमेटिक्स वगैरह एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। लेस एगोसेंट्रिक, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है, दूसरे के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगते हैं। अंडरस्टैंड ऑफ कॉज इफेक्ट, किसी भी चीज के कॉज ऑफ इफेक्ट को समझने लगते हैं। रियलाइज दैट सर्टेन एक्शंस प्रोड्यूस प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज मोरल अंडरस्टैंडिंग शिफ्ट्स, यानी स्टार्ट जजिंग एक्शन बाय इंटेंशन नॉट ओनली कंसीक्वेंस। मतलब किसी भी चीज के अगर आंसर को देना शुरू करते हैं तो इसको लॉजिक के साथ देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ आपको इमेज दिख रहा होगा, इसके हिसाब से हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ बच्चा है, यहाँ इसका क्या होता है, इससे पिछले वाले स्टेज में उसका लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, लेकिन इसमें कंजर्वेशन डेवलप्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन को करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजों को करना, सब ऑपरेशन को वो कर लेती है। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैंने सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, तीनों चीज पढ़ ली हम लोग। लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या क्या होता है, इसी चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
ये किसकी एज के बीच होता है, यानी 11 साल के बाद जब स्टेज आता है उसे हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। फिर कुछ की फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स, यानी इससे पहले के स्टेज में बच्चे मतलब कुछ चीज को इमेजिन नहीं कर पाता था, कुछ इमेजिन करके कुछ लॉजिक नहीं दे पाता, लेकिन इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसका ब्रेन हो जाता है। किसी भी चीज को इमेजिन कर सकता है, वो इमेजिन करके उसका लॉजिक बता सकता है। मतलब बच्चा अमूर्त, अमूर्त मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, विचारों को ऊपर सोच सकता है। जैसे किसी न्याय, न्याय क्या हमें दिखता है? नहीं। प्रेम दिखता है? स्वतंत्रता हमें दिखता है? नहीं। लेकिन नहीं दिखने के बावजूद ये क्या कहलाता है? ये अब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। और इस चीज पे क्या कर सकता है बच्चा? सोच सकता है। यानी अब जितनी भी अमूर्त चीजें इस स्टेज में आने के बाद बच्चा क्या करता है? सोचने लगता है इस चीजों पर। कैन परफॉर्म हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पनाएं, एंड टेस्ट देम लॉजिकली। बच्चा क्या कर सकता है? तर्क संगत के रूप में परिकल्पना कर सकता है, बनाता है और उसकी जांच भी करता है स्टेज में। नेक्स्ट, कैन थिंक अबाउट फ्यूचर। इस स्टेज में आने के बाद बच्चे क्या अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, अपने आइडियल्स के बारे में सोचने लगते हैं, मोरल वैल्यूज। तो अपने बच्चे भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने आदर्शों और नैतिक मूल्यों पर विचार करता है। बच्चे इस स्टेज में क्या करते हैं? किसी को अपना आइडियल मानते हैं, कोई हीरोज को मानते हैं, कोई किसी कोई एक्टर, अलग अलग चीज को मानते हैं, कोई क्रिकेटर्स को मानते हैं। सबका अपना अपना आइडियल्स हो जाता है इस स्टेज में आने के बाद। नेक्स्ट, कैन थिंक अबाउट आइडियाज लाइक फ्रीडम, लव, जस्ट। ये मैंने आपको बता दिया। क्या होता है? अमूर्त चीजों की उसको सोच अंदर आती है, जिस तरह से फ्रीडम की, लव की, जस्टिस की। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी परिकल्पनात्मक निष्कर्षात्मक तर्क भी आ जाता है उसके अंदर। कैन परफॉर्म हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देम लॉजिकली, यानी बच्चा क्या करता है? किसी चीज को हाइपोथेसिस तो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसको फिर जांच भी करता है कि मैं जो हाइपोथेसिस कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, और किसी प्रॉब्लम को भी जो सॉल्व करता है सिस्टमेटिक वे में करता है। सिस्टमेटिक वे में करता है। यूजर स्टेप बाय स्टेप मेथड टू रीच कंक्लूजन। आपने इसको अगर मैथ्स का ही प्रॉब्लम दे दिया है, तो उसको एक स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, और फिर फाइनली वो कंक्लूजन तक पहुंच जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट, आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद। थिंक्स अबाउट परफेक्शन, फेयरनेस एंड आइडियल सोसाइटी। इस स्टेज में आके बच्चे क्या करते हैं? परफेक्शन के बारे में सोचने लगते हैं, फेयरनेस के बारे में, आइडियल एक्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।